जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। और देखिए यहाँ पे एक नया बुक आप लोग को निकला है अभी। यह आनंद रोशन सर के द्वारा निकाला गया है। नंबर 1 बिहार सीरीज, नंबर 1 बिहार पुलिस सीरीज है। और देखिए इसमें बहुत सारा जो है एक्स्ट्रा फैक्ट आपको दिया गया है। जो एक प्रश्नों पे आपको कहिए तो 10-15 क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया है। और देखिए इसमें 2012 से लेकर के 2023 तक का प्रश्नों को इसमें संग्रह किया गया है। और यह बहुत अच्छे बुक है और इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन का संग्रह किया गया है। और आप लोग के पास बुक अवेलेबल नहीं होता है तो हम इसका वीडियो अभी आप लोग को अपलोड कर रहे हैं। आप लोग इसको जा कर के देखिए इसमें वीडियो। और आप लोग को बुक उपलब्ध होता है तो ठीक है, नहीं तो हम आप लोग को टेलीग्राम पर इसका PDF प्रोवाइड करेंगे, वीडियो के साथ साथ प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग फ्रेंड्स वीडियो को देखिए और इसको पूरा देखिए। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोग लाइक भी कम करते हैं, लाइक को भी कीजिए। और देखिए यह हम आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं बिहार पुलिस के लिए। यह हल प्रश्न पत्र है और आपको पहला प्रश्न पत्र आपको इस वीडियो में उपलब्ध मिलेगा। तो आप लोग जा कर के वीडियो देखिए। और इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्ट बताया गया है। यह बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक साबित होगा। तो इसलिए इस बुक को आप लोग देखिए और जो वीडियो उपलब्ध होता है आप लोग को यहाँ जो प्रोवाइड हम कर रहे हैं उसको आप लोग ज़रूर देखिए। चलिए धन्यवाद। और शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। चलिए यहाँ देख लेते हैं। 1 नंबर प्रश्न है कि गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय इसमें कौन है प्रत्यय। तो इसमें देखिए आइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरु। तो गुरु के क्या हो जाएगा? गुरुआइन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि गुरु का गुरुआइन हो जाएगा। इसमें आइन जुटता है तो गुरुआइन हो जाता है। और देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे आइन प्रत्यय से बनने वाले शब्द। तो देखिए ठाकुर है, ठाकुर आइन हो जाएगा। यहाँ पे पंडित का क्या हो जाएगा? पंडित आइन हो जाएगा। आनी प्रत्यय से बनने वाला शब्द देखिए जेठ है, जेठ में अगर आनी जुटता है तो जेठानी, मुगल तो मुगलानी हो जाएगा। और इसी तरह और देख लेते हैं यहाँ पे देखिए ईनी है, ईनी प्रत्यय से बनने वाले शब्द यानी यक्ष, यक्ष जोड़ ईनी हो जाएगा यक्षिनी। यहाँ पे योग जोड़ ईनी हो जाएगा योगिनी हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं अन्य शब्द, अन्य महत्वपूर्ण प्रत्यय जो इसमें द्वारा जिसके द्वारा बनता है स्त्रीलिंग। देखिए आ है यहाँ पे, आ यानी छात्रा में आ जुट जाएगा, छात्र में आ जुट जाएगा तो छात्रा हो जाएगा। महोदय महोदया हो जाएगा। ईका से बनने वाला तो देखिए ईका यानी गायक तो यहाँ पर हो जाएगा गायिका। नायक तो नायिका। ई से देखिए कुमार तो कुमारी हो जाएगा। पुत्र पुत्री हो जाएगा। और ती प्रत्यय से बनने वाला तो देखिए यहाँ पे श्रीमान तो श्रीमती। भाग्यवान तो भाग्यवती। नी से तो यहाँ मोर मोरनी, शेर शेरनी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 2 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए कि आ बैल अपूर्ण लोकोक्ति का सही अंश है। तो इसमें क्या होगा? आ बैल मुझे मारे, आ बैल मुझे मारे। यहाँ पे हो जाएगा मुझे हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपको। यहाँ पे देख लेते हैं 3 नंबर का। इसमें है कि यह लड़की बहुत सुंदर है। वाक्य में लड़की शब्द क्या है? तो लड़की शब्द इसमें पद हो जाएगा। लड़की शब्द पद हो जाएगा। देखिए पद किसे कहते हैं कि शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तब उसे पद कहते हैं। लड़की एक सार्थक शब्द है लेकिन इसका प्रयोग वाक्य में पद के रूप में किया गया है, इसीलिए यह पद हो जाएगा लड़की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए शब्द किसे कहते हैं? देखिए वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया गया है वह उस बहुत लाजवाब है। बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें बताया गया है तो आप लोग इसे अच्छे से देखिए। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं 4 नंबर। देखिए कि इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप है। तो संबोधन कारक इसमें कौन हो जाएगा? देखिए ऑप्शन ये सही है इसका, भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, यह आपको सही हो जाएगा। देखिए संबोधन कारक किसे कहते हैं से देख लीजिए आप। यहाँ पे जब किसी को संबोधित कर बुलाया या पुकारा जाता है वह संबोधन कारक होता है। तो यहाँ पे देखिए जो तीनों दिया हुआ है इसमें गलत है और जो पहला क्वेश्चन आपको ये था वह सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 5 को देख लीजिए। नी उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह है। तो नी उपसर्ग से कौन कौन बना है इसमें? तो 5 को देख लीजिए। सी जो है ऑप्शन सही है कि निरोध, निवारण, नियुक्त और यहाँ पे निबंध, यह जो है नी उपसर्ग इसमें आगे लगा हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे और देख लीजिए
कि नी उपसर्ग से बनने वाले शब्द जैसे नीडर, निहत्था, निकम्बा, निगोड़ा, यह सब हो गया। अन्य उपसर्गों से बनने वाले शब्द देख लेते हैं। देखिए अ से बनने वाला अभाव, अथाह, असफल, अटल। यहाँ देखिए भर से बनने वाला तो भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। पर से देखिए बनने वाला परलोक, परोपकार, परसर्व और परिहित। यहाँ पे दू से तो दुबला, दुबला, दुलारा, दुधारू। क से कपूत, कचोट, यह हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं अंशुमाला। अंशुमाला समास का विग्रह सहित भेद। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको ये सही हो जाएगा। अंशु है माला जिसकी, तो यह सूर्य हो जाएगा। और सूर्य जो है यह बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे इसका डिटेल्स है कि देखिए जिस समास का दोनों पद अप्रधान हो तथा जिसका एक विशेष अर्थ निकलता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो यह है, इसमें देख लीजिए कि अंशु है माला जिसकी सूर्य, तो सूर्य जो है ना यह बहुव्रीहि समास हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे धात्री प्लस अंश और 9 जोड़ इक्की की सही संधियाँ हैं। तो सही संधियाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपको। देखिए धात्रांश और नाविक हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आगे यहाँ देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण संधियाँ, जैसे कि देखिए दुह जोड़ कर्म, दुष्कर्म हो जाएगा। दुह जोड़ ख यानी दुख हो जाएगा यहाँ पे। और पह जोड़ द, पयोद हो जाएगा। तत् जोड़ रूप, तद्रूप हो जाएगा। और नि जोड़ उन, न्यून हो जाएगा। सत जोड़ अब्दी यानी शताब्दी हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इतना ये सब जो दिया गया इसे याद रखिए आप लोग। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान जो है ना, यह आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में और कौन कौन सा जो पुरस्कार दिया जाता है वह देख लीजिए। देखिए साहित्य के क्षेत्र में यहाँ साहित्य अकादमी, यह साहित्य अकादमी जो दिया जाता है विभिन्न भारतीय भाषाओं के लिए। और नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें देखिए कौन कौन दिया जाता है। जो व्यास सम्मान हो गया, देखिए यहाँ पे व्यास सम्मान भी दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। यहाँ देख लेते हैं कि सरस्वती सम्मान 32वां 2022 में दिया गया है। तो देखिए यहाँ शिवशंकरी को दिया गया है। किसे, शिवशंकरी को, उसके सूर्यवंशम कृति के लिए दिया गया है, सूर्यवंशम के लिए। और व्यास सम्मान 32वां 2022 में किसे दिया गया है, तो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है, ज्ञान चतुर्वेदी के लिए। और यह पागलखाना के लिए दिया गया है। देखिए बिहारी पुरस्कार 32वां 2022 में दिया गया है, यह डॉक्टर माधव हड्डा को दिया गया है, डॉक्टर माधव हड्डा के लिए। और किस लिए दिया गया है, तो देखिए पचरंग चोल पहर सखीरी, इसके लिए दिया गया है। और आगे देख लीजिए, यहाँ है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 57वां दिया गया है 2022 में। यह कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजे को दिया है, दामोदर मौजे को दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार 57वां, याद रखिएगा इसे। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि वन ऑफ दिस इज नॉट सिंगुलर। यहाँ पे आइडेंटिफी इट, इसमें सिंगुलर कह रहा है कि कौन नहीं है। देखिए बुक और यहाँ इकोनॉमिक्स और यहाँ माउस जो है ना सब यह सिंगुलर है। बाकी यहाँ देखिए जो ये डाटा दिया गया यह सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 10 नंबर देख लीजिए। 10 नंबर में कि फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे है कि ऑफ कार्तिक एंड उर्मिला द इज़ ए मोर वर्सटाइल सिंगर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको लेटर हो जाएगा, यहाँ पे लेटर यहाँ पे आ जाएगा आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें सही सेंटेंस कौन है वो आपको, तो देखिए यहाँ पे सी जो है आपको सही है। यहाँ इफ़ आई विन ए लॉटरी आई विल बाई ए कार, यह आपको सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 12 नंबर कि यहाँ सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें कौन सही हो जाएगा, तो इसमें आपको हो जाएगा डी सही हो जाएगा कि वाज रनिंग इसमें आएगा। यहाँ पे भराएगा आपको वाज रनिंग हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ कि विच ऑफ दिस इज ए फेमिनिन जेंडर ऑफ ब्लॉन्ड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन आपको बी हो जाएगा ब्लॉन्ड है, यहाँ पे आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें कौन सही है वो आपको चुनना है। तो यहाँ देखिए आपको बी सही है कि मोहन इज़ द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। मोहन यहाँ पे इज़ द टॉलेस्ट
टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास हो जाएगा, यहाँ आपको बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 15 का। 15 को देख लीजिए यहाँ पे कि समथिंग इज रॉन्ग विथ वन ऑफ दिस सिंगुलर प्लूरल यहाँ पे सीट्स, यहाँ पे आइडेंटिफी, तो इसमें कौन हो जाएगा, सिंगुलर प्लूरल जो है इसमें सही नहीं है, रॉन्ग है, तो यहाँ आपको बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यह जो है ना सिंगुलर प्लूरल नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं 16 नंबर। देखिए कि भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है, तो देखिए राष्ट्रपति के पास है। किसी को अगर सज़ा होता है फांसी को तो उसको राष्ट्रपति ही माफ़ कर सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ विशेषता दी गई है, इसका व्याख्या है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति को दोषी करार दिए गए व्यक्तियों के क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्तियाँ देख लेते हैं। देखिए क्षमा किसे कह सकते हैं, तो पूर्णतः माफ़ कर देना उसे क्षमा होगा। इसका मतलब है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं, अपराध कभी हुआ ही नहीं, इसका मतलब जब माफ़ कर दिया जाएगा। तो देखिए प्रविलंबन पूछा भी जाता है। प्रविलंबन किसे कहते हैं, तो किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया को प्रविलंबन कहते हैं। यहाँ के देखते हैं, देखिए विराम है, तो विराम किसको कहते हैं, तो देखिए विशेष परिस्थितियों की वजह से सज़ा कम करना, जैसे दिव्यांगता या महिलाओं की गर्भावस्था की अवधि के कारण जो टाला जाता है समय, उसको विराम कहा जाता है। देखिए परिहार किसे कहता है, तो सज़ा की मात्रा को बदलना, जैसे 2 वर्ष की कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल देना, यह परिहार कहा जाता है। और यहाँ देखते हैं लघुकरण। लघुकरण जो है ना कि सज़ा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्यु दंड है तो उसको क्या कर दिया जाएगा कि कारावास में परिवर्तित कर जाएगा, मतलब उससे मृत्यु दंड है ना तो उसको क्या कर देगा कि आजीवन कारावास कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए और यहाँ पे दिया गया है, इसे भी देख लीजिए। देखिए संविधान के अनुच्छेद 100, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, नोट्स में दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 161 के द्वारा राज्य के राज्यपाल को भी क्षमा करने की शक्ति प्रावधान है, लेकिन यह मृत्यु दंड जो होता है, मृत्यु दंड की क्षमा का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। मृत्यु दंड में जो है क्षमा जो कर सकते हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, राज्यपाल को नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि मूल्य या आरंभिक अधिकारिता, तो यहाँ अनुच्छेद 131 में मूल्य एवं या आरंभिक अधिकारिता जो है 131 में दिया गया है। देखिए अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को रिट की अधिकारिता दी गई है, तो इसे देखिएगा ध्यान से आप लोग। और यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए अपीलीय अधिकारिता किसे कहते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक, सिविल तथा आपराधिक सभी तरह के मामले में अपीलीय का अंतिम न्यायालय है, अपील का अंतिम न्यायालय है। देखिए सलाहकारी अधिकारिता, अनुच्छेद 143 द्वारा न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता दी गई है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ। देखिए 129 में अभिलेख न्यायालय का मतलब कि वर्णन किया गया है, यह प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, तो 129 में होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका जो है कि आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुआ था। और देखिए यह एक संवैधानिक स्वायत्त निकाय है और इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। और यहाँ पे देख लेते हैं इसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र जो भी पहले पूर्ण हो, तो यहाँ 3 वर्ष के लिए बनाया जाता है। यहाँ देखिए प्रति वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसे देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। किस कारण से नहीं कर सकता है, तो देखिए मानसिक रूप से विकृत हो या यहाँ पे देखिए अवयस्क हो, तो ये दोनों नहीं कर सकते, इस रूप में रहेंगे तो नहीं कर सकते हैं। देखिए और यहाँ देख लेते हैं आगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मतदान की उम्र 18 वर्ष निश्चित की गई है। और देखिए यहाँ पे कि 1989 में 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। और देखिए अनुच्छेद 226 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचित वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। और देख लीजिए यहाँ पे देख लेते हैं
यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो यह 1919 के अधिनियम में दिया गया था महिला को अधिकार वोट देने का। यहाँ पे देख लेते हैं आगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18 नंबर है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा था। तो कौन नहीं, तो देखिए यहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो जो हैं, बेनज़ीर भुट्टो यह नहीं जुड़े थे। और इसमें कौन कौन थे, तो देखिए जवाहरलाल थे, मार्शल टिट्टो थे, कर्नल नासिर और यहाँ सुकर्णो एवं एनक्रुमाह ये सभी गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए थे। और देखिए यहाँ पे कि गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1 सितंबर 1961 ईस्वी को बेलग्रेड के यूगोस्लाविया में हुआ था। और इस सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया। जब शुरू में हुआ था तब 25 देश भाग लिया था। और अभी देखिए गुट निरपेक्ष में 120 सदस्य देश शामिल है। और यहाँ पे आगे देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन जिस देश में होता है वही उस देश का अध्यक्षता करता है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन जब हुआ था, 7वां, वह नई दिल्ली में हुआ था। और कब, 1983 ईस्वी में हुआ था और भारत इसकी अध्यक्षता किया था। देखिए 19वां शिखर सम्मेलन जो होगा 2024 में, यह युगांडा में होगा। यह युगांडा में होगा। यह जो एक्स्ट्रा फैक्ट जो दिया गया है इसको आप लोग अच्छे से देखिए। ऐसे कभी नहीं दूसरा बुक में इतना मिला है जो इसमें दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए एग्ज़ाम में साबित होगा। तो चलिए 19 को देख लेते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था। तो यहाँ भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना था, तो देख लिए सी राजगोपालाचारी। यहाँ पे ये क्वेश्चन ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाता है तब सी राजगोपालाचारी दिया जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड क्लाइव थे। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, वारेन हेस्टिंग्स। और आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वह विलियम बेंटिंक थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे। और यहाँ पे देख लीजिए कि भारत शासन अधिनियम जो 1858 के तहत भारत के गवर्नर जनरल के पद को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। यानी भारत का वायसराय कर दिया। और भारत का प्रथम वायसराय कौन हुए, तो लॉर्ड कैनिंग हुए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है। तो इसमें जो है बी जो है ना, यह सही नहीं है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अस्थायी सदस्य का चयन 5 वर्षों के लिए किया जाता है। यह गलत है क्योंकि यहाँ 2 वर्षों के लिए किया जाता है, 2 वर्षों के लिए किया जाता है। और आगे देख लीजिए सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है। यह क्वेश्चन आप लोग देखिए, अच्छे से देखिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे यहाँ देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। यहाँ पे देख लेते हैं इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। किसे, सुरक्षा परिषद को, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। और देखिए इसमें 15 जो है सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। और जो 5 अस्थायी हैं उसमें कौन कौन देश हैं, अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। और अस्थायी सदस्य का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करता है। यही बात पूछा गया था क्वेश्चन में, 2 वर्ष के लिए किया जाता है। देखिए 5 अस्थायी सदस्य देश की सहमति को महाशक्तियों का आम सहमति और वीटो यानी निषेधाधिकार शक्ति के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे देख लीजिए सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। कौन, सोवियत संघ यानी रूस सबसे ज़्यादा इसका वीटो का प्रयोग किया है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में देख लेते हैं कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई है। और मुख्यालय न्यूयॉर्क के अमेरिका में है। और इसके महासचिव एनियो गुटेरस हैं। कौन, एंटोनियो गुटेरस हैं। और अभी वर्तमान में इसमें 193 देश हैं। और अंतिम देश 193वां देश दक्षिणी सूडान है। अंतिम देश कौन जुटा है, तो दक्षिणी सूडान। और यहाँ पे आगे देख लीजिए, इसमें देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का
6 प्रमुख अंग है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने अंग हैं, तो 6 अंग हैं। देखिए, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और सचिवालय है। यही 6 प्रमुख अंग है। तो यहाँ देख लेते हैं आगे 21 नंबर क्वेश्चन कि भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो चुनाव की सबसे छोटी इकाई हो जाएगा ग्राम पंचायत हो जाएगा, आपको ग्राम पंचायत हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है और पंचायतों की संरचना जो है, देखिए अनुच्छेद 243 के ग में यहाँ वर्णन किया गया है। देखिए यहाँ देखिए ग्राम स्तर, यहाँ पर पंचायत, देखिए ग्राम स्तर पर होता है ग्राम स्तर, और यहाँ देखिए ग्राम पंचायत, यहाँ प्रधान मुखिया होता है आधिकारिक रूप से, और निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। किसे होता है, तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। और यहाँ देखिए खंड यानी ब्लॉक स्तर पर यहाँ, फिर देखिए यहाँ क्षेत्र, यहाँ पे क्षेत्र पंचायत प्रमुख होता है और यह अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जिला स्तर जिला पंचायत होता है, अध्यक्ष या चेयरमैन, यह अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए, राज्य विधानमंडल अपने विवेक से पंचायतों की संरचना निर्धारित कर सकता है। विधानमंडल के द्वारा प्रत्येक पंचायत क्षेत्र प्रादेशिक क्षेत्र में बांटा जाएगा एवं पंचायत के सभी स्थानों पर प्रत्यक्ष चुनाव होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है इसमें पंचायत वाली में, और यह जो है आपको अनुच्छेद 243 के घ में पंचायतों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। देखिए, पिछड़े वर्गों के आरक्षण का फैसला राज्य विधानमंडल के स्व विवेक पर होता है। और यहाँ देखिए, महिलाओं के लिए प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित है। और आगे यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 होती है और न्यूनतम संख्या 60 होती है। न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। अपवाद में गोवा देखिए 40 है, मिजोरम में 40 है और सिक्किम में 32 है। आगे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। नागालैंड तथा सिक्किम में यहाँ पे राज्यों के विधानसभाओं के कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अनुच्छेद यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन का प्रावधान करती है। लोकसभा कितना में है, तो अनुच्छेद 81 में है। और लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 550 हो सकती है, अधिकतम 550 हो सकती है। और देख लेते हैं यहाँ पे कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल निर्वाचन क्षेत्र में जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना है। 80 में क्या है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है और इसमें अधिकतम संख्या हो सकती है, तो यहाँ पे देखिए 250, लेकिन परंतु वर्तमान में 245 है। आगे देख लीजिए, यहाँ है 22 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम देखिए, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सेवानिवृत्त अंग्रेज ICS अधिकारी ए.ओ. ह्यूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। 1885 में किया गया था। देखिए, प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण यह अधिवेशन मुंबई यानी बम्बई में आयोजित किया गया। देखिए, प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। देखिए, बम्बई के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 72 थी और देखिए सर्वाधिक सदस्य बम्बई प्रांत से यानी 38 सदस्य थे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष बायोमेश चंद्र बनर्जी तथा सचिव ए.ओ. ह्यूम थे। इस बात को ध्यान दीजिए, इतना क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है, तो इसलिए आप लोग इसे अच्छे से देखिए। यहाँ देख लेते हैं कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सदस्य होते हुए भी कभी भी अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। देखिए यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो यह डफरिन था, लॉर्ड डफरिन था। और देखिए कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे और इस अधिवेशन में नरम पंथियों ने
स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और यहाँ पे स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित करवाए और इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। स्वराज के सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने कब मांग किए थे? तो 1906 की अधिवेशन में। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एनी बेसेंट द्वारा दिसंबर 1916 में अडयार यानी कहाँ, यहाँ मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना यानी प्रारंभ किया गया था। होम रूल लीग प्रारंभ किया गया था। देखिए बेसेंट को 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया था। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी और यह कलकत्ता में हुआ था 1917 में। यहाँ देखिए एनी बेसेंट ने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ के माध्यम से स्वशासन की मांग किया था। पूछा जाता है क्वेश्चन, न्यू इंडिया किसकी है और कॉमनवेल्थ किसकी है? तो एनी बेसेंट के द्वारा निकाला गया है। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था और इसमें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। गोपाल कृष्ण जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए 23 नंबर देखते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत लगभग है। तो यहाँ देखिए आपको लगभग में हो जाएगा 65% है। यह आंसर बी सही है इसका। और आगे देख लीजिए यहाँ पे कि 2011 के जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत देखिए 65.4% है और 2011 के जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता यहाँ पे 74.4 यानी 74% लगभग कहिए। और देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता जो था वह 82% और ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य आंध्र प्रदेश जो यहाँ पे 60% था लगभग। चलिए आगे देख लीजिए। देखिए और देख लेते हैं यहाँ पे देखिए कि बिहार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत 61% वाला राज्य है। सबसे कम यहाँ पे बिहार में आपको था 61%। बिहार में पुरुष साक्षरता प्रतिशत 71% और महिला 51% है। चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं। सांप्रदायिकता का अर्थ है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कि धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन, इसी को सांप्रदायिकता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे 25 को देख लेते हैं कि 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई है। तो ये आपको हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द को शामिल किया गया था। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इस पर ध्यान दीजिए। और देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 26 का कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो कब बना था? तो आपको 1971 ईस्वी में बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना था। देखिए 1971 में पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर एक देश बना जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। एशिया की 3 नदियाँ यानी गंगा पद्मा के नाम से और ब्रह्मपुत्र जो है जमुना और मेघना बांग्लादेश से होकर बहती है। आगे देख लीजिए। देखिए बांग्लादेश सार्क का संस्थापक सदस्य है और इसकी स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 ईस्वी में हुई थी। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। देखिए सार्क का पहला शिखर सम्मेलन जो 1985 ईस्वी में ढाका में हुआ था। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो है ये आपको अमार सोनार बांग्ला है जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य ये देख लीजिए असम है, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है। देख लीजिए 5 राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा को मतलब टच करती है। और त्रिपुरा है यह तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। त्रिपुरा जो है वह तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। इस तरह से याद रखिएगा इसको त्रिपुरा के बारे में। चलिए और आगे देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल जो है कितना किलोमीटर है? देखिए 2217 किलोमीटर है। त्रिपुरा है 800 और मेघालय, मिजोरम, असम यह सब दिया गया है। कुल आपको अगर पूछ दिया जाए कि बांग्लादेश से कुल कितना सीमा लगता है तो 4096 किलोमीटर है। और बांग्लादेश में वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू हैं। यह भी याद रखिए आप लोग। वर्तमान वहाँ का राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू हैं बांग्लादेश के। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
और थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि भारतीय रेल मंत्रालय ने हाल ही में बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव सौंपे हैं। 20। चलिए यहाँ देख लेते हैं आगे 27 नंबर क्वेश्चन है कि नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं। नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो यहाँ देखिए आपको बी हो जाता है, महापौर हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। और महापौर के बारे में देख लेते हैं। देखिए भारत के सर्वप्रथम मद्रास में 1687 में मद्रास शहर के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नगर निगम नामक स्थानीय संस्था की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुई थी, उसमें नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और इसको देखिए इसको यहाँ संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग 9 के क में जोड़ा गया है। इस बात को भी ध्यान दीजिए। देखिए 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 से प्रभावी हो गया था। और इसमें 242 के त, यहाँ पे 243 के पी से लेकर के 243 के य छ और यहाँ जेड, इसको कह सकते 243 जेड जी तक नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध किए गए हैं। और इस संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। कितना में? 12वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। और इसमें कुल 18 विषय थे। इसमें कुल 18 विषय थे और 12वीं अनुसूची के 18 विषय निम्नलिखित देख लीजिए कौन कौन विषय हैं। देखिए लंबा हो जाएगा तो इसको आगे छोड़ देते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 28 को देते हैं कि संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो यह आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यह व्यवस्था की गई है। और आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में मोहिनी जैन के मामले में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार घोषित किया गया था। और देखिए संसद ने 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के क के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है। और अनुच्छेद 21 के क के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा का उपबंध कराया गया है, करेगा, यह बात कहा गया है उसमें। और यहाँ देख लेते हैं कि इस अधिकार को 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी किया गया है। और देखिए 86वें संविधान संशोधन नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 में संशोधन कर राज्यों के यह निर्देश दिया गया कि वह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को देख रेख तथा निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास करेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, देखिए आश्रय का अधिकार, यहाँ चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश 1998 में प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के यहाँ पे उपयोग का अधिकार सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे देख लेते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए 29 नंबर कि वास्को डी गामा यात्री था, तो कहाँ का था? तो यह पुर्तगाल का था। कहाँ का? पुर्तगाल का था। देखिए यहाँ पे कि पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के दिमाग में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग खोजने का विचार आया था। देखिए बार्थोलोमेव डियाज प्रथम यूरोपीय था जो अटलांटिक से हिंद महासागर के उत्तमाशा अंतरिप अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु तक पहुंचा था। देखिए सर्वप्रथम मई 1498 में वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली नाविक उत्तमाशा अंतरिप यानी केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहां कालीकट के शासक जमोरिन द्वारा उसका स्वागत किया गया था। देखिए वास्को डी गामा ने कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त किया, जिसका अरबी व्यापारियों द्वारा विरोध किया गया। वास्को डी गामा जिस मसाले को लेकर वापस स्वदेश लौटा, वह पूरी यात्रा की कीमत का 60 गुना दाम पर बिका था, यानी बहुत इसका दाम मिला था वहाँ पे, इसीलिए उन लोगों ने यहाँ व्यापार करना प्रारंभ कर दिया था। आगे देख लेते हैं कि वास्को डी गामा को पुर्तगाली राजा मैनुअल प्रथम के संरक्षण में
भेजा गया था। देखिए 1503 ईस्वी में कोचिन में पहला पुर्तगाली कारखाना स्थापित किया गया था और 1505 ईस्वी में कन्नूर में दूसरा कारखाना स्थापित किया गया था और पूर्व के साथ व्यापार हेतु इस्तादो द इंडिया नामक कंपनी की स्थापना की गई, जिसे पोप अलेक्जेंडर 6 द्वारा 1453 में ही पूर्व सामुद्रिक व्यापार हेतु आज्ञापत्र दे दिया गया था। चलिए और देख लेते हैं यहाँ पे। ये सब क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे कि 1503 ईस्वी में अलबुक्कर ने कोचिन में दुर्ग बनवाया था। और देखिए नीनो डी कुन्हा 1530 में कोचिन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था। किसने गोवा को बनाया था? तो नीनो डी कुन्हा 1530 में। पुर्तगालियों ने कार्टेज अल्मोडा पद्धति लागू की, जो समुद्री व्यापार के लिए एक प्रकार का लाइसेंस था। और यहाँ देख लेते हैं, पुर्तगालियों के आगमन से भारत में तंबाकू, लाल मिर्च, आलू, टमाटर की खेती, जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई थी। पुर्तगाली का ये सब देन था। और आगे यहाँ देख लीजिए कि पुर्तगाली भारत में आने वाले पहले 1498 ईस्वी तथा भारत को छोड़ने वाले अंतिम 1961 यूरोपीय ही थे। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कि फ्रांसिस्को दी अल्मीडा यहाँ पे है कि 1505 से 1909 तक है यह। तो भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय इनमें देखिए कौन था? ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने लागू किया था, यानी शांत जल की नीति को अपनाया था। कौन? तो यहाँ पे फ्रांसिस्को द अल्मीडा। यहाँ देखिए 1508 ईस्वी में यह चौल के युद्ध में गुजरात के शासक से संभवतः हार गया था। और यहाँ देख लेते हैं 1509 ईस्वी में दीव के युद्ध में मोहम्मद बेगड़ा मिस्र तथा तुर्की शासकों के समुद्री बेड़े को पराजित किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। अल्फांसो दी अल्बुक्कर, यह देखिए दूसरा पुर्तगाली वायसराय था। और देखिए यहाँ पे ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद कर दिया था। और देखिए 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर आपको बी हो जाएगा कि वह है समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो। यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए। इकतीस को देख लेते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉम्प एक्ट किस वर्ष में पारित किया था? तो किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये देखिए आपको 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में। और यहाँ पे देख लीजिए कि ब्रिटिश सरकार ने 1763 ईस्वी में यह अनुभव किया कि अमेरिका पर खर्च अधिक और लाभ कम प्राप्त हो रहा है, अर्थात वसूली कम हो रही है। ऐसी स्थिति में निपटने के लिए लॉर्ड ग्रेनविले ने 4 अधिनियम पारित किए, जिसमें 2 प्रमुख थे। 32 को देखिए कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो यह 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। और आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए कि रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य जो था वह क्रांतिकारी गतिविधियों पर दमन करना था। और इसमें क्या था कि मजिस्ट्रेट को यह आदेश था कि संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को पकड़ करके अनिश्चितकालीन जेल में डाल देना इसका काम था। और देखिए इसे क्या कहा गया था? देखिए बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया था। और इसे काला कानून की भी संज्ञा दी गई थी। देखिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को जनता से इस काले कानून के विरुद्ध देशव्यापी हड़ताल एवं सत्याग्रह करने का आह्वान किया और अंग्रेजी शासन के विरोध हेतु सत्याग्रह सभा भी गठित की गई। देखिए 9 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और देखिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि 9 अप्रैल, कुछ स्रोत में 10 अप्रैल को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के
दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। जनरल डायर ने सभा स्थल पर पहुंचकर निहत्थे जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। और देखिए क्या हुआ यहाँ कि गांधी जी ने 18 अप्रैल को आंदोलन की वापसी की घोषणा की और इस नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था। और आगे देख लीजिए कि दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा था। यहाँ शंकर शरण नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य से त्यागपत्र दे दिया था। और देखिए यहाँ पे इस हत्याकांड के जांच हेतु कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। किसके? मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। और देखिए इसमें अन्य सदस्य थे, मोतीलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, C.A.R. दास थे, अब्बास तैयब जी थे और M.R. जयकर थे। और आगे देख लीजिए कि ब्रिटिश इसको क्या किया था कि ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड के जांच के लिए हंटर आयोग गठित किया था, जिसमें 3 भारतीय सदस्य थे। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए चिमनलाल सीतलवाड़ और यहाँ पे सुल्तान अहमद और जगत नारायण। यह क्वेश्चन तीनों याद रखिएगा नाम, यह क्वेश्चन पूछा। देखिए हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार हंटर आयोग की रिपोर्ट आने से पहले एंडिमिटी बिल पास कर लिया। और यहाँ देखिए कि अरुण सिंह के नेतृत्व में स्वर्ण मंदिर के पुरोहित ने डायर को सिख घोषित कर उसे सम्मानित किया था। देखिए यहाँ पे सिख घोषित कर दिया था कौन? अरुण सिंह के नेतृत्व में। यहाँ देखिए कि 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी गठित की गई और सरदार उधम सिंह ने मार्च 1940 में यहाँ देखिए कैक्सटन हॉल में माइकल ओ डायर की गोली मारकर के हत्या कर दिया। और 31 जुलाई 1940 को लंदन में पेंटोनविले जेल में उधम सिंह को फांसी दे दिया गया। चलिए आगे देख लेते हैं। राजा राममोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को ख़त्म करने के लिए संघर्ष किया था? तो यह देखिए सती प्रथा, आपको सती प्रथा हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगुवाई तथा राजा राममोहन राय के लंबे समय के प्रयास से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे। तो किसने गोवा को राजधानी बनाया था? तो यहाँ देख लीजिए आप, ऑप्शन डी होगा नीनो डी कुन्हा। चलिए यहाँ पे देखिए अल्फांसो डी अल्बुकर ने 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। नीनो डी कुन्हा भारत में 1529 से 38 तक पुर्तगाली वायसराय रहा था। नीनो डी कुन्हा ने सेंट थॉमस तथा हुगली में पुर्तगाली बस्ती बनाई थी। और देखिए यहाँ पे नीनो डी कुन्हा, यहाँ पे देख लीजिए नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान जहाज पर उसकी हत्या, वशिन तथा दीव पर आधिपत्य स्थापित भी कर लिया। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 35 का है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया था? तो यह आपको 35 का सी हो जाएगा 1882 ईस्वी में। देखिए अंग्रेजी सरकार ने 1720 ईस्वी तक छापेमार या रंगे सूती वस्त्रों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने हेतु कानून बना चुके थे और भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल जो 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में लगाई गई थी, लेकिन वह असफल रहा। और यह देखिए इसके बाद 1854 में एक सफल प्रयास के रूप में कवासजी नाना भाई डाबर द्वारा मुंबई में सूती वस्त्र मिल लगाया गया। देखिए यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास से तक कहा जाता है। कब से कब तक कहा जाता है? तो आपको हो जाएगा बी आंसर होगा 8वीं सदी से 16वीं सदी तक को कहा जाता है मध्यकालीन इतिहास। चलिए आगे देख लेते हैं।
इसमें थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, बहुत ही यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिया गया है। यहाँ से देखिए आप लोग, देखिए मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत का पहला शासक एवं गुलाब वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुबत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया। इल्तुतमिश ने यहाँ तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया। और देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने एकता व्यवस्था को लागू किया। बलबन ने एक पृथक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की भी स्थापना किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ा दागने की नवीन प्रथा को चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यानी 1333 ईस्वी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। और यहाँ आगे देख लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग चलाया था, दीवाने कोही। और सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर बसाया था। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था, तो कौन था? तो ये आपको कुत्ता था। यहाँ पर देख लीजिए कि मुग़ल काल का पतन शुरू हुआ। तो मुग़ल काल का पतन जो है यहाँ पे आधुनिक काल से शुरू हुआ था। और यहाँ पर देख लीजिए कि भारत में मुग़ल सत्ता की स्थापना जो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के समय बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था और इब्राहिम लोदी के हार हुआ था, तब से यह स्थापित हुआ था। और आगे देख लेते हैं, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा है जो तुर्की भाषा में लिखा गया है। यहाँ पर देख लेते हैं कि मुग़ल सत्ता के पतन के कारण क्या था? तो यहाँ दुर्बल एवं अयोग्य उत्तराधिकारी, मुग़ल शासक, विदेशी आक्रमण, यहाँ राज दरबार में गुटबंदी होने लगा। देखिए मराठा शक्ति का उदय भी हो गया था उसी समय, सेना की दुर्बलता हो गई थी, ये सब इसमें मुख्य कारण थे। यहाँ देख लेते हैं नियोलिथिक का अर्थ क्या है। तो नियोलिथिक का अर्थ क्या हो गया? तो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, नवपाषाण काल हो जाएगा। देखिए यहाँ वैश्विक स्तर पर नवपाषाण काल यहाँ 10,000 ईस्वी पूर्व से तथा भारत में 7,000 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है। और यहाँ देखिए नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है जॉन लुबाक द्वारा किया गया था। यहाँ पर देख लेते हैं कि मगध राज्य की प्राचीन राजधानी क्या थी। तो मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी आपको यहाँ हो जाएगा राजगिरी थी। कहाँ? राजगिरी थी। देखिए हर्यक वंश का संस्थापक जो था बिंबिसार था और यह मगध में ही शासन किया था। और देखिए यहाँ पे देख लेते हैं शिशुनाग वंश के यहाँ शिशुनागे थे। और नंद वंश के देखिए महापद्म नंद संस्थापक, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य थे। अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी कराई और उदय ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। देखिए सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो यह मेरठ से हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से हुआ था यह युद्ध, स्टार्ट हुआ था यह क्रांतिकारी आंदोलन। और यहाँ पे देख लेते हैं पटना, देख लिया पटना में 3 जुलाई 1857 को पीर अली खां के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। और देखिए यहाँ पे 10 मई को यह स्टार्ट हुआ था। और इसमें देखिए कि इस समय मेरठ के सैन्य छावनी का अधिकारी कौन थे? तो यहाँ देखिए जनरल हेविड थे, चलिए देखिए 42 जलप्रपात का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण द्वारा होता है? तो यह आपको नदी के द्वारा होता है। यह नदी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूप है। तो देख लीजिए यहाँ वी आकार की घाटी होता है, गार्ज होता है, कैनियन होता है, जलप्रपात तथा छिप्रिका का निर्माण होता है, यहाँ गर्तिका का भी निर्माण होता है नदी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के यहाँ अंतर संबंध का अध्ययन कहलाता है। तो यहाँ हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा पारिस्थितिकी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा पारिस्थितिकी हो जाएगा। 44 देखते निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? तो कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा, बांध जो है नहीं है। देखिए हवा है, वन है, जल है, ये सब प्राकृतिक घटक है। बांध प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है।
देखिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो आपको 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। और 5 जून को विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता भी है। देखिए विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ देखिए विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और देखिए यहाँ पे थीम जो है 2023 में जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तनों में तेज़ी लाना, यह आपको थीम था। यहाँ देखिए जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। यहाँ पे और देख लेते हैं विश्व भूगर्भ जल दिवस 10 जून और विश्व सहकारी दिवस 1 अक्टूबर और विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं कि जैविक संसाधन का एक उदाहरण है, तो इसमें हो जाएगा वन जो हो जाएगा जैविक संसाधन का उदाहरण है। यहाँ देखिए कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है वह है, तो इसमें कौन हो जाएगा, इसमें आपको गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें गुजरात हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए कि भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 1214 किलोमीटर है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में 9 राज्य तट रेखा से लगते हैं। कौन कौन राज्य है जो तट रेखा से लगते हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल है। सिर्फ तट रेखा वाले यानी सिर्फ तट रेखा वाले राज्य क्रमशः गुजरात और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल तथा गोवा है। देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई जो है कितना है, तो यहाँ देखिए 7516.6 किलोमीटर, परंतु इसके मुख्य भूमि की तटीय सीमा की 6100 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ देखिए पुनर्वयीकृत संसाधन नहीं है, तो यह पर लौह अयस्क जो है नहीं है। आगे देख लेते हैं, देखिए ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं, तो क्रेटर कहा जाता है, इसमें क्रेटर कहा जाता है। देखिए शंकु के शीर्ष पर जब विस्फोटक प्रतिक्रिया के द्वारा गर्त या बेसिन रूपी स्थलाकृति का निर्माण होता है तब उसे क्रेटर कहते हैं। क्रेटर के वृहद रूप को ही यहाँ पे काल्डेरा कहा जाता है। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाता है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको देखिए भूकंप केंद्र कहा जाता है, भूकंप केंद्र कहलाता है।